नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। ईरान डर नहीं रहा ट्रंप की तमाम धमकियों पर। हजारों लोग उस जगह पे आके खड़े हो गए हैं जहां पे ट्रंप कह रहा है कि मिसाइल से खत्म कर दूंगा। जिस राष्ट्र के पास इतनी ताकत के लोग हैं, उस राष्ट्र का कोई क्या बिगाड़ सकता है। अभय दुबे जी से मैंने विस्तार से बातचीत की है, रोचक बातचीत है, लेके चलता हूं उनके पास। चैनल को सब्सक्राइब करना और ज्वाइन करना ना भूलें। शुक्रिया, थैंक यू। 4 PM में बहुत बहुत स्वागत है आपका अभय दुबे जी। एक सन की, एक मानसिक असंतुलित, एक वहशी राष्ट्राध्यक्ष पूरी दुनिया का किस तरह विनाश कर सकता है, ट्रंप इसका जीता जागता उदाहरण है। जी। आने वाली सभ्यता में, आने वाले समय में लोग याद करेंगे कि किस तरह एक अपने आप को सबसे ताकतवर कहे जाने वाला देश हजारों लोगों की, बेगुनाह लोगों की मौत का जिम्मेदार बन बैठा है। बिल्कुल। कह रहे हैं कि ईरान की सभ्यता हम खत्म कर देंगे। अब कल तक 24 घंटे में ईरान की सभ्यता खत्म हो जाएगी। ईरान ने कहा है कि दुनिया की कोई ताकत हमारी सभ्यता खत्म कर नहीं सकती। अगर हमला किया तो जैसे को वैसा जवाब मिलेगा। सऊदी में बहुत सारे जगह पे ताबड़तोड़ मिसाइल दागी गई हैं। शारजा तक में मिसाइल से हमला कर दिया गया है। पूरी दुनिया इतने खतरनाक मोड़ पे चली गई है। और सबसे बढ़िया भयंकर बात यह कि दुनिया में अब एक के बाद एक ये बात सामने आ रही है। लोग विरोध कर रहे हैं कि ट्रंप जिस तानाशाही पे बढ़ रहे हैं वो खतरनाक है। और वो स्टेट खोलने को लेकर यूएनएससी में बहरीन के प्रस्ताव को रूस और चीन ने वीटो देकर गिरा दिया। यानी रूस और चीन खुल के अब एक तरह से खड़े हो रहे हैं ईरान के साथ। दुनिया के महासंग्राम पर आपका क्या कहना है? देखिए, सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने भारत में, दुनिया में राजनीति के इतिहास का सबसे निंदनीय जो पोस्टिंग की है, उस पोस्टिंग की कुछ लाइनें मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। वो बहुत जरूरी है सबके लिए। The whole civilization will die tonight, never to be brought back again. I don't want that to happen, but it probably will. However, now that we have complete and total regime change, where different, smarter and less radicalized minds prevail, maybe something revolutionary, wonderful can happen. Who knows? We will find out tonight. One of the most important movements in the long and complex history of the world, 47 years of extortion, corruption and death will finally end. God bless the great people of Iran. ये डोनाल्ड ट्रंप का एक्स के ऊपर उनकी पोस्टिंग है, उनके अपने अकाउंट से, ट्रंप वार रूम का अकाउंट जो है ना, वहां से पोस्टिंग है ये। कोई भी व्यक्ति जो कि शुरुआती अंग्रेजी जानता है वो उसका हिंदी मतलब समझ सकता है। ट्रंप इसमें धमकी दे रहे हैं कि जैसे ही आज सुबह, यानी भारतीय समय के अनुसार 4:30 या 5 बजे के करीब उनके अल्टीमेटम का समय सीमा समाप्त होती है, उसके बाद वो ईरान के ऊपर एक कहर बनकर टूटेंगे और ईरान में सब कुछ नष्ट कर देंगे। उन्होंने कहा है कि एक रात के अंदर वी विल टेक आउट, ईरान कैन बी टेकन आउट, ये फ्रेज का इस्तेमाल किया है, मुहावरे का उन्होंने। हम उसको नष्ट कर देंगे। ईरान ने जवाब में कहा है, जो आपने अभी बताया भी, कि हमारी सभ्यता को कोई नष्ट नहीं कर सकता। इस वैसे तो एक समीक्षक के तौर पर ना मुझे अमेरिका के साथ होना चाहिए, ना मुझे ईरान के साथ होना चाहिए, लेकिन इस प्रश्न के ऊपर मैं बिल्कुल स्पष्ट तौर पर, खुले तौर पर ईरान के साथ। मुझे कोई दिलचस्पी निष्पक्षता दिखाने में, तथाकथित निष्पक्षता दिखाने में इस वक्त कोई दिलचस्पी नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने ये पोस्ट करके, और इससे पहले उन्होंने जो गालियां बकी थी, वो एक अक्षम्य अपराध किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने अक्षम्य अपराध किया है। और ये वो ईरान को नष्ट करेंगे, क्या करेंगे, क्या खा के नष्ट करेंगे। जो इंसान जब औकात भूल जाता है तब इस तरह की बातें करता है, और वो औकात भूल गए हैं अपनी, वो कि वो इंसान है। इसके लिए उर्दू में भी बहुत लोगों ने कहा है कि जिसे तैश में याद खुदा ना रहा, वो बहादुर शाह जफर का शेर है, इंसान उसे न मानिएगा ऐसे तैश में याद खुदा ना रहा, है कि नहीं। तो ये इस तरह की बात करते हैं, इनको शर्म आनी चाहिए और इनके समर्थकों को भी शर्म आनी चाहिए। ताज्जुब होता है कि इनका जो हमजोली है, इजराइल क्या कहता है? इजराइल कहता है हम किसी भी देश पर हमला कर सकते हैं। आप सोचिए, एक देश कह रहा है अपनी उद्दंडतावश कि वो किसी भी देश पर हमला कर सकता है। आप कल्पना कीजिए किस प्रकार की बात की जा रही है। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है, इसको सब लोगों को याद रखना चाहिए, ताकि वो वक्त आए जब डोनाल्ड ट्रंप को
आईना दिखाया जाए और डोनाल्ड ट्रंप जैसे जो तानाशाह हैं उनको आईना दिखाया जाए। जाहिर है ईरान ने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया है और डोनाल्ड ट्रंप को कुछ ऐसा करके दिखाना है जिससे लगे कि उन्होंने ईरान को बहुत जबरदस्त रूप से दंडित किया। और दंडित करने के दो तरीके हैं। एक तो तरीका है कि ईरान पर लगातार बमबारी की जाए, दूसरा तरीका है कि ईरान पे एटम बम गिरा दिया जाए। लो इंटेंसिटी का एक खास छोटे से इलाके में प्रभाव डालने वाला एटम बम गिरा दिया जाए। डोनाल्ड ट्रंप दोनों तरीके अख्तियार कर सकते हैं। देखिए एटम बम एक तो वो होता है जो बहुत गिरता है तो बहुत दूर दूर तक उसका असर जाता है, वहां भी उसका असर पहुंच जाता है जहां के लिए वो डाला नहीं गया है। लो इंटेंसिटी के भी एटम बम होते हैं जो बहुत छोटे से इलाके में चेतावनी के लिए डाले जाते हैं और छोटे से इलाके में ही विनाश करते हैं, उससे बाहर उनका असर नहीं जाता। तो कई रक्षा विशेषज्ञों का मानना यह है कि डोनाल्ड ट्रंप किसी लो इंटेंसिटी के एटम बम का इस्तेमाल करके ईरान को पूरी तरीके से दबा सकते हैं, ताकि ईरान का पूरी तरीके से जिसे कहते हैं हिम्मत, जो हौसला जो है वो टूट जाए। ऐसा डोनाल्ड ट्रंप कर सकते हैं। ये एक बात सुनने में आ रही है। दूसरा ये है कि वो पुलों को पूरी तरीके से निशाना बनाएंगे, बिजली घरों को उड़ा देंगे और उसके बदले में ईरान खाड़ी में जो दूसरे बिजली घर हैं, जो गल्फ कॉर्पोरेशन कंट्रीज के जो बिजली घर हैं उनको उड़ा देगा, उनके डिसैलिनेशन प्लांट उड़ा देगा। उससे क्या होगा कि पूरा का पूरा मध्य पूर्व का जितना आज तक विकास हुआ था वो सारा का सारा विकास खंडर हो जाएगा। इससे केवल ईरान ही पीछे नहीं आएगा पाषाण युग में, पूरा मध्य पूर्व पाषाण युग में चला जाएगा। और डोनाल्ड ट्रंप ये जो कर रहे हैं उसके ये नतीजे, इस तरह के नतीजे निकलेंगे। केवल इस व्यक्ति के अहंकार और इजराइल की जो धार्मिक निरंकुशतावादी जियनवादी महत्वाकांक्षाएं हैं उनकी पूर्ति के लिए दुनिया का एक बहुत बड़ा इलाका, जो कि सारी दुनिया की ग्लोबल अर्थव्यवस्था के लिए राजस्व पैदा करने का एक बहुत बड़ा केंद्र बना हुआ था पिछले लंबे अरसे से, वो पूरी तरह से नष्ट होने के कगार पे है। ऐसी स्थिति में ये लोग उनको पहुंचा देंगे। और डोनाल्ड ट्रंप ईरान को जीतकर चीन की तेल सप्लाई रोकना चाहते थे ताकि दुनिया को वो प्रभावी रूप से एक ध्रुवीय बना दें और कोई उनके मुकाबले चीन जो उभर रहा है वो ना उभर पाए। लेकिन आज चीन ने और रूस ने दिखा दिया संयुक्त राष्ट्र में कि वो दुनिया जो है वो यूनिलेटरल नहीं है, एक ध्रुवीय दुनिया नहीं है। दुनिया को बहुध्रुवीय होना होगा, दुनिया को मल्टीलेटरल होना होगा। ये उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में दिखा दिया है। तो चीजें डोनाल्ड ट्रंप की मर्जी के मुताबिक नहीं चल रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप जित में ईरान में कुछ और बमबारी वगैरह कर सकते हैं, इससे और तबाही होगी। बदले में ईरान भी हमला करेगा खाड़ी के देशों के ऊपर, वहां भी बुरी तरीके से तबाही होगी और इस तबाही के जिम्मेदार दो ही व्यक्ति होंगे, एक का नाम है डोनाल्ड ट्रंप, दूसरे का नाम है बीवी नेतन्याहू। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भाई जी, एक भारी तबाही होगी। क्या लगता है कि अमेरिका के अंदर कब तक अमेरिका के लोग अपने इस मूर्ख राष्ट्राध्यक्ष को झेलते रहेंगे? एक मासूम बच्चे मारे जा रहे हैं, निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं। क्या मानव सभ्यता एक तानाशाह अपनी निरंकुशता अमेरिका के संविधान में एक प्रावधान है, वो है अनुच्छेद 25 का। तो अनुच्छेद 25 के तहत अगर अमेरिका के दोनों सदनों में सांसदों का एक बड़ा हिस्सा खड़े होकर ये कह दे कि ये राष्ट्रपति जो है अब देश का कामकाज चलाने योग्य नहीं है, तो सदन राष्ट्रपति से पूछता है कि आप इस आरोप का जवाब दीजिए। अगर आपका जवाब संतोषजनक नहीं हुआ तो आपको राष्ट्रपति पद से हटना होगा। ये एक प्रावधान है केवल जिसमें आप अमेरिका के राष्ट्रपति को हटा सकते हैं जो इस तरह की पागलपनपूर्ण हरकतें कर रहा है। देखिए, अगर ट्रंप ये चाहते थे कि भाई वो चीन की बढ़त को रोक दें, ये चाहना उनका कोई गलत बात नहीं थी। अगर वो ये चाहते थे कि चीन की बढ़त को रोक दें, चीन उनके मुकाबले न खड़ा हो पाए, ये तो एक साधारण सी बात है। चीन आगे बढ़ना चाहता है, अमेरिका उसको रोकना चाहता है। उसके लिए आपने ईरान पे हमला किया। ईरान पे हमले में आपका ये था कि भाई बहुत थोड़े समय में हमले का निपटारा हो जाएगा, वो निपटारा नहीं हो पाया। अब वो जब निपटारा नहीं हो पाया और उस पर हो पाया तो उनको वहां से वापस आ जाना चाहिए। अब वो उसमें प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया है, उनकी इजराइल की भी प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया है। और इस पूरी प्रक्रिया में नाटो देशों का नेतृत्व भी इनके हाथ से निकल गया। यूरोप आज अमेरिका के नेतृत्व में नहीं है। इसी तरीके से
इस युद्ध के बाद मुझे पक्का यकीन है कि जो जीसीसी कंट्री हैं, गल्फ कॉर्पोरेशन वाले कंट्रीज हैं, ये भी उनके नेतृत्व में नहीं रहेंगे। तो इसमें अमेरिका बहुत कमजोर होकर उभरेगा। ये आपको लगता है कि अमेरिका के लोग खुद सड़कों पर आकर कहेंगे कि सभी लोगों से कि हटाइए, वरना तो हम तबाह हो जाएंगे? जिस तरह से पैसे बर्बादी हो रही है, दर्जनों जहाज गिर गए, अर्थव्यवस्था डूब रही है, कब तक अमेरिका के लोग ढोते रहेंगे ऐसे एक व्यक्ति को? देखिए, अब दिक्कत की बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप जो कर रहे हैं, इसका हिसाब किताब करने का क्षण बहुत दूर नहीं है। अभी चल रहा है अप्रैल का पहला हफ्ता खत्म हो चुका है। अप्रैल में 3 हफ्ते और बाकी है। उसके बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 6 महीने और हैं बीच में। 6 महीने के बाद में नवंबर में वो क्षण आएगा जब अमेरिका के लोग डोनाल्ड ट्रंप द्वारा किए गए इस युद्ध के बारे में अपनी राय देंगे। मध्यावधि चुनाव होंगे जो कि अमेरिका में नियमित रूप से होते हैं। इन मध्यावधि चुनावों में दरअसल राष्ट्रपति को वो पहली चुनौती मिलती है कि उसको चुन तो लिया गया है, अगर उसने अभी तक ठीक काम नहीं किया है तो मध्यावधि चुनाव में ही उसके अधिकार चले जाते हैं अगर वो हार जाए तो। यही डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी हो सकता है, और अगर ये ऐसा हुआ तो ये डोनाल्ड ट्रंप की राजनीतिक जीवन का अंत होगा, व्यक्तिगत जीवन का अंत होगा, उनकी प्रतिष्ठा का अंत होगा। जीवन का अंत नहीं होगा, लेकिन व्यक्तिगत उनकी हैसियत है उसका पूरी तरीके से अंत हो जाएगा। वो उनके खिलाफ महाभियोग भी चल सकता है और वो जेल भी जा सकते हैं। उसके बाद में उनकी जगह जो भी व्यक्ति आएगा, चाहे वो रिपब्लिकन पार्टी का हो या डेमोक्रेट पार्टी का हो, उसको बहुत ज्यादा चीजें सुधारनी पड़ेंगी जो डोनाल्ड ट्रंप ने बिगाड़ दी हैं। ठीक बात है कि एक नए सिरे से दोबारा देश को खड़ा करना होगा। उधर भारत में भी चुनाव हैं और चुनाव में ज्ञानेश कुमार की भूमिका एक बार फिर ज्ञान से भरी हुई है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक मामले में पवन खेड़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पुलिस भिजवा दी, जबकि पुलिस तो चुनाव आयोग के अधीन होती है। गौरव गोगोई पे वैसे ही आरोप लगाए गए थे तो उसकी जांच हो रही है, और हेमंत बिस्वा शर्मा से सवाल किए गए तो पुलिस आ गई असम की पवन खेड़ा को ढूंढते हुए। चुनाव आयोग चाहता क्या है अभय जी? कि लोग सड़कों पर आ जाएं, उनके ऑफिस में आ जाएं, पूछें ज्ञानेश कुमार जी इतने चमचे क्यों हो रहे हो, चुनाव कराना नहीं कराना है? कहां तक रुकेगा ये सिलसिला जाके? भाई, चुनाव आयोग तो खुल के भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहा है। पश्चिम बंगाल में भी भाजपा के लिए चुनाव आयोग काम कर रहा है और असम में भी चुनाव आयोग काम कर रहा है। भाई, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने मुख्यमंत्री के इनकम्बेंट जो चुनाव अपनी सत्ता की रक्षा के लिए चुनाव लड़ रहा है, आरोप लगाया कि उनकी पत्नी के पास 3 पासपोर्ट हैं, जो भारतीय कानून के अनुसार नहीं हो सकते। भारतीय कानून के अनुसार आपके पास एक ही पासपोर्ट हो सकता है, भारत का। आप भारत का पासपोर्ट त्याग दें, फिर कितने भी पासपोर्ट रखते रहें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भारत का पासपोर्ट आप रखे रहें और उसके बाद आप दुबई में करोड़ों रुपए खर्च करके इमारतें खरीदें, घर खरीदें और वहां से गोल्ड पासपोर्ट हासिल करें तो आप निश्चित रूप से आपके ऊपर आपत्ति की जाएगी। हेमंत बिस्वा शर्मा को चाहिए था कि उन्हें गौरव गोगोई और पवन खेड़ा के आरोप के जवाब में 1-2 वाक्य कहने चाहिए थे। इनके आरोप गलत हैं, मेरी पत्नी के पास 3 पासपोर्ट नहीं है, मेरी पत्नी के पास केवल एक ही पासपोर्ट है, भारत का। बस बात खत्म हो जाती। या तो फिर ये लोग भी चुप हो जाते, या ये लोग चैलेंज करते तो उस पर तथ्य सामने आ जाते। ऐसा करके वो इधर उधर बातों को घुमाते रहे, अब ये हो गया है, वो हो गया है, अब वहां पे पेपर्स फ्रीज हो गए हैं, फलाना ठिकाना, पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। और इस आरोप से वो हिल भी गए हैं बुरी तरीके से। काफी इस आरोप के बाद में असम के चुनाव में कुछ परिवर्तन भी होने की संभावना पैदा हो गई है। जो भाजपा को स्पष्ट बढ़त दिख रही थी, वो बढ़त भी संदिग्ध हो गई है। ध्यान कीजिए, पिछले चुनाव में केवल कांग्रेस 8.8% से पिछड़ गई थी केवल बीजेपी से। तो हो तो कुछ भी सकता है, ये स्थिति है। और जहां तक चुनाव आयोग का सवाल है, इस चुनाव आयोग की तो कोई साख बची नहीं है। ठीक बात है। उनको तो लग रहा है जैसे एक खुद चुनाव आयोग एक तरफ पार्टी बनकर जैसे चुनाव लड़ रहा हूं। उधर ममता बनर्जी के बंगाल में जिस तरह से लगभग 90 लाख के वोटों की कटने की सूचना आ रही है, और खास तौर से उसमें अल्पसंख्यक मतदाता हैं, संजय राउत ने तो कहा है कि टारगेट दिया गया है चुनाव आयोग को कि बंगाल को बीजेपी की झोली में डाल दो।
इतने वोट कटने के बाद क्या लगता है आपको, बंगाल बीजेपी किला फतेह कर लेगी? क्या होगा बंगाल में? देखिए, बीजेपी ने कोशिश तो बीजेपी हर तरह की कर ही रही है। चुनाव आयोग उनको उसका मददगार है। एसआईआर का पूरा प्रपंच इसीलिए बनाया गया है। लेकिन मैं ये मानता हूं कि ममता बनर्जी इस स्थिति के बावजूद भी बीजेपी से साफ तौर पे आगे है, और उसका एक कारण है। उसका कारण यह है कि तृणमूल कांग्रेस के संगठन का आकार कांग्रेस के भाजपा के संगठन से कम 30-35% ज्यादा बड़ा है। भाजपा अगर 65% है तो ममता बनर्जी 100% है। ये स्थिति है। तो ज्यादा इलाकों में उसका प्रभुत्व है, ज्यादा उसके पास कार्यकर्ता हैं पोलिंग बूथों पर खड़ा करने के लिए। भारतीय जनता पार्टी उसके मुकाबले एक छोटा संगठन है। इन तमाम तिकड़म के बावजूद मुझे नहीं लगता कि वो जो गैप है सांगठनिक श्रेष्ठता जो वो उसको भर पाना भाजपा के लिए काफी मुश्किल है। तो अभी भी अगर कोई अनहोनी नहीं होती है घटित, तो ममता बनर्जी ही चुनाव जीतते हुए लग रही हैं। ठीक है। एक आखिरी सवाल कि हेमंत बिस्वा शर्मा ने खड़गे साहब के लिए बड़ी आपत्तिजनक भाषा बोली है, और राहुल गांधी ने कहा कि तहसीना नेता है, दलित नेता है, और उनके लिए ऐसी भाषा पूरे देश के दलितों का अपमान है। ये बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि खड़गे जी के संग बड़ी संख्या में भी दलित लोग अपने आप को जोड़ते हैं, और इस तरह गंदी भाषा बोलकर हेमंत बिस्वा शर्मा ने पूरी बीजेपी को क्या फंसा दिया है। ये मैंने अभी आपको कहा था कि हेमंत बिस्वा शर्मा काफी बुरी तरह हिल गए हैं। उनकी भाषा शैली भी पूरी तरीके से बिगड़ गई है। जो उनके मन में आता है वो करते हैं। जब राहुल गांधी ने वहां पर एक भाषण में ये कहा कि ये आदमी जितने इधर उधर जंप करता है, बहुत जंप करता है, इसको हम चुनाव के बाद पकड़ लेंगे, इसको भ्रष्टाचार के ऊपर इसको सजा देंगे। तो हेमंत बिस्वा शर्मा ने क्या कहा, राहुल गांधी पागल हो गया है, राहुल गांधी पागल हो गया है, क्या वो सीएम है जो मुझे पकड़ लेगा, क्या वो पीएम है जो मुझे पकड़ लेगा। इस प्रकार की भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया। एक नई बात और है, आजकल हेमंत बिस्वा शर्मा भाषण नहीं देते, वो केवल चुनावी रैलियों में डांस करते हैं, और उनके जितने भी चित्र आ रहे हैं सब में वो नृत्य करते हुए मंच पे दिखाई पड़ रहे हैं, मतलब तरह तरह की मुद्राओं में। ये भी एक स्टाइल है उनका जो नया निकल कर सामने आया है। देखिए, ये मंच पे डांस करने वाला नेता जो है वो भाजपा को कितनी दूर तक वहां ले जाता है। अच्छा, कल्पना करिए कि अगली बार 2029 में मोदी जी भी ऐसे डांस कर सकते हैं मंच पर। मोदी जी भी कर सकते हैं। मोदी जी की क्षमताओं को हम लोग कम करके आंकेंगे अगर हम, क्योंकि नगड़ा गाड़ा तो बजाते हुए अक्सर दिखाई पड़ते हैं मोदी जी। अगली बार डांस, अगली बार डांस नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, आपने इतने समय दिए, बातचीत की, थैंक यू। ये थे अभय दवे जी, पूरी बातचीत आपने सुनी। समझ आया होगा कि ईरान की हिम्मत और अमेरिका के वहशीपन की कोई सीमा नहीं है। कोई राष्ट्र अब अपना मूर्ख राष्ट्र अध्यक्ष चुनता है तो उस देश का यही हाल होता है जो ट्रंप कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि आपका अपना मत क्या है कि ईरान सही कर रहा है या अमेरिका सही कर रहा है? बताइएगा जरूर। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।